हेलो स्टूडेंट, एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता का प्रारूप कैसा होता है उसे आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ आज की क्लास में आपको कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा उसे भी आप समझ लें। सबसे पहले आपको प्राप्ति और भुगतान खाते का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट क्या होता है, पेमेंट्स एंड रिसिप्ट अकाउंट जब बनाया जाता है तो उसका कैसा फॉर्मेट होता है उसे समझेंगे। और उसके बाद से आपको प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली मद यानी कि इस खाते में जो फॉर्मेट बनाएंगे उसके अंतर्गत कौन कौन से आइटम को लिखा जाएगा उसे समझेंगे। और इस क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के बारे में ध्यान रखे जाने वाली मुख्य बातें, यानी कि इस खाते को तैयार कर रहे हैं तो इसमें जो आइटम भी लिख रहे हैं तो कौन कौन से आइटम लिखने होते हैं उससे संबंधित मुख्य बातें को हम समझेंगे। तो इस क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस क्लास को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल पर जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राप्ति और भुगतान खाते का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट कैसा होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको आपको कैसे अपने नोटबुक में बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे ऊपर हेडिंग में आपको यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट लिखना है, यहाँ पे सबसे ऊपर में। उसके बाद से आपको नीचे में फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पर आपको कौन से वर्ष आप वह जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स बना रहे हैं वह किस वर्ष का है। 2022 यहाँ पे लिख देते हैं कि वर्ष 2022 का आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वर्ष देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर 4 ऐसे लाइन खींचना है। सबसे पहले लाइन में आपको रिसिप्ट्स लिखना है जिसका हिंदी प्राप्तियां होता है। उसके बाद से आपको अमाउंट का कॉलम लिखना है, उसके बाद से आपको पेमेंट का और उसके बाद से आपको अमाउंट का कॉलम देना है। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ऊपर में आपको डेबिट लिखना है जिसे शॉर्ट फॉर्म में DR लिखा गया है, इसे इस तरह लिखा जाता है डेबिट। तो इसे शॉर्टकट में आपको DR लिखेंगे तो यह डेबिट हो जाएगा। शॉर्टकट में इसको आप डेबिट इस तरह से लिखेंगे। और ठीक ऐसे ही आपको इसके बगल में यहाँ पे आपको CR लिखना है यानी कि क्रेडिट। आइए रिसिप्ट्स यानी कि रिसिप्ट्स जो भी पैसे रिसीव होंगे इस कॉलम में क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको 2 लिखना है। इसमें हमेशा जो है शुरू जो 2 से होगा और उसके बाद से क्रेडिट साइड हमेशा आपको बाई का इस्तेमाल करना है, इससे आप याद रखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 लिखना है। उसके बाद से ओपनिंग बैलेंस देना है। क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस। इसके नीचे आपको लिखना है कैश इन हैंड और उसके बाद से कैश एट बैंक लिखना है। लिखने के बाद से आपको नीचे में रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि जितने भी आयगत प्राप्तियां होंगी आपको अब इसमें भी लिखना है, जो भी आयगत प्राप्तियां होंगी। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फीस, रेंट ऑफ हॉल, जनरल डोनेशन, ये सभी लिखने के बाद अब आपको नीचे में कैपिटल रिसिप्ट्स पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि स्पेशल डोनेशन, लीजेसिस, इंडोमेंट फंड, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो इस तरह से आपको रिसिप्ट साइड में ये इसमें जो है और भी बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे इतना को ही शामिल किया गया है। इसके सामने आपको इन सभी का अमाउंट लिख देना है। लिखने के बाद से इसी तरह सेम टू सेम आपको पेमेंट वाले कॉलम में आना है। यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आपको यहाँ पे बाई बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना है। क्या लिखना है? बाई बैंक ओवरड्राफ्ट। यदि दिया गया है तो क्वेश्चन में यदि दिया गया है बाई ओवरड्राफ्ट मिलेगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ही बाई बैंक ओवरड्राफ्ट आपको लिख देना है। उसके बाद से आपको बाई लिखने के बाद से रेवेन्यू पेमेंट लिखना है यानी कि आयगत भुगतान। जो भी आयगत भुगतान होगा उसको आपको पेमेंट वाले कॉलम में लिखना है। तो जैसे कि टेलीफोन, इंश्योरेंस, सैलरी एंड वेजेज, एडवर्टाइजमेंट, तो इन सभी का अमाउंट आपको इसके सामने लिख देना है। उसके बाद से आपको फिर से बाई लिखकर कैपिटल पेमेंट यानी कि पूंजीगत जो भुगतान होंगे आपको उस आइटम को लिखना है। तो यहाँ पे फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, इन सभी का यहाँ पे अमाउंट आपको लिख देना है।
अमाउंट लिखने के बाद से अब आपको यहाँ पे इसको क्लोजिंग करना है। तो बाय लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसको भी टोटल करके आपको ऐड करके यहाँ पे लिखना है और इसको भी टोटल करके ऐड करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे इसमें जितने भी अमाउंट कम होंगे साधारणतः इसी साइड का आपको क्रेडिट साइड का ही कम होता है। तो इधर से जो भी होगा तो कैश इन हैंड में लिखेंगे और कैश एट बैंक में लिखेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट होता है आप बनाना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली मध्य, यानी कि कौन कौन से आइटम जो होती हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता में दिखाई जाती हैं। तो यह खाता में दो पक्ष होता है, एक होता है रिसिप्ट साइड और दूसरा होता है पेमेंट साइड। जैसा कि आपको यहाँ पे फॉर्मेट में बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे रिसिप्ट दिया गया है, रिसिप्ट प्राप्तियां और दूसरा साइड जो है पेमेंट। तो इसमें दो साइड होती हैं। प्राप्तियां भाग में दिखाई जाने वाली मदों की सूची है, इसे आयगत एवं पूंजीगत में बांटकर लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला आयगत लिखा गया था, उसके बाद से पूंजीगत प्राप्तियां लिखा गया था। तो प्राप्ति पक्ष में लिखे जाने वाली मदें जो कि आयगत प्राप्ति के अंतर्गत, जो भी आयगत प्राप्ति के अंतर्गत लिखी जाएंगी, यहाँ पे बैक करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस कॉलम में आपको यहाँ पे इसमें जो भी लिखी जाएंगी उसको यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले है प्रवेश शुल्क यानी कि एंट्रेंस फीस, उसके बाद है चंदा, सब्सक्रिप्शन, सामान्य दान, जनरल डोनेशन, निवेश पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्याज एवं लाभांश, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, उसके बाद से है मनोरंजन से प्राप्त पुराने कागज की बिक्री, दान से प्राप्तियां आदि। ये सभी आयगत प्राप्तियां के अंतर्गत लिखी जाती हैं, ये आपको याद कर लेना है। आइए इसके अगले इसमें समझते हैं, पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत किसको लिखा जाता है। तो निवेश का विक्रय, विनियोग, वसीयत, विशेष दान, आजीवन सदस्यता शुल्क, अस्थायी संपत्तियों की बिक्री, समर्थित निधि आदि। इसी को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, स्पेशल डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एंडोमेंट फंड्स etc, यानी कि इत्यादि और भी है। और ऐसे ही आपको भुगतान पक्ष यानी कि पेमेंट साइड में कौन कौन से आइटम को आपको लिखना है उसे समझते हैं। तो आयगत भुगतान के अंतर्गत आपको सवारी, टेलीफोन, किराया, दर एवं कर, वेतन एवं मजदूरी, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, अंकेक्षण शुल्क, एडवर्टाइजमेंट, मनोरंजन व्यय, समाचार पत्र, जल एवं बिजली, मानदेय, नगर पालिका, नगर निगम कर आदि को लिखा जाएगा। इनका सभी का यहाँ पे नीचे में आपको इंग्लिश भी दिया गया है, तो आप इन दोनों को याद कर ले ताकि आपको एंट्री करते समय किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट समझते हैं, पुरस्कार कोष विनियोग, फिक्स डिपॉजिट, पुस्तकों का खरीद, अस्थायी संपत्तियों का क्रय जैसे कि फर्नीचर, भवन, बिल्डिंग आदि यहाँ पे दिया गया है, जिसे इंग्लिश में भी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, आप जितना अधिक लाइक करेंगे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। तो आप क्लास को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को यानी कि इस क्लास को शेयर करें ताकि वह भी अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकें। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट समझते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के बारे में ध्यान रखी जाने वाली मुख्य बातें। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला इसमें पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय तथा उधार लेन देन का लेखा नहीं किया जाता है, इसको आपको याद कर लेना है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होती हैं उसको जब तैयार किया जाता है तो उसमें पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, उधार लेन देन का लेखा नहीं किया जाता है। दूसरा है, इस खाते में हमेशा वास्तविक रोकड़ से ही लेखा किया जाता है। तीसरा पॉइंट, यह खाता में चालू वर्ष में नगद लेन देन का लेखा किया जाता है, चाहे वह पिछले वर्ष से संबंधित हो या फिर आने वाले अगले वर्ष से संबंधित हो, यानी कि इसमें चालू वर्ष में जो नगद में लेन देन हुआ है उसका लेखा किया जाता है। नेक्स्ट है नॉन कैश आइटम, जैसे कि ह्रास का लेखा नहीं होता है। ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन, इसमें डिप्रिसिएशन का लेखा नहीं किया जाता है।
पांचवा पॉइंट है, यह खाता रोकड़ का अंतिम कोष प्रकट करता है। कोष यानी कि फंड प्रकट करता है यह खाता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे आय से आप क्या समझते हैं। आय यानी कि इनकम क्या होता है, यह आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। उसके बाद से आपको आगम क्या होता है, आगम यानी कि रेवेन्यू क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। व्यय खर्च क्या होता है, आय व्यय खाता किसे कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है उसे जानेंगे। आय व्यय खाते की विशेषता, इसके फीचर्स पढ़ेंगे। उसके बाद से इसकी लिमिटेशन क्या क्या होती हैं। आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा। इस क्लास को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल, तो आपको गूगल पे सर्च करना है www.commercehindi.in।